ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गोल सिंपल सा है, आप सिंपली जीरा सर्च करोगे अपने ब्राउजर पे, आपको जीरा की जो वेबसाइट है एटलेसियन की पेरेंट कंपनी है, उससे मिल जाएगी। वहाँ पे अपना एक सिंपल सा गूगल के साथ लॉगिन वगैरह करके अकाउंट बना लो। ये वाला? हाँ, ये वाला है। ऐसे आ रहा। हाँ जी, अकाउंट बन गया ना। हाँ। हाँ, एक्सेप्ट ऑल कर दो ऊपर से बस। और आपने स्पेस बना रखा है अपना, कैसा स्पेस? और दिखाओ एक बार। आपके शायद अकाउंट पहले से क्रिएटेड था क्या? नहीं, मैंने तो अभी लॉगिन किया गूगल के साथ। लॉगिन किया है, ठीक है। um, ओके, क्रिएट कर लेंगे हम। बेसिकली प्रोजेक्ट के बेसिस पे जीरा चलता है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो जीरा के अंदर, एंड उसके अंदर आप वो सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो उसकी। ठीक है। हो गया। अच्छा, आपने एटलेसियन अकाउंट बनाया था, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने वो लिंक पढ़ा नहीं था, फिर लिंक तो उसका था। मतलब है वही, उसकी बस हमने जो अकाउंट बनाया वो पेरेंट कंपनी में बना लिया, जीरा का नहीं बनाया। हाँ, यहाँ पे साइन इन कर लो। साइन इन है शायद से, अब हाँ यहाँ बस गूगल से कर लो। खोला तो? हाँ, क्रिएट साइट में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरे को सेटअप करता है ये। तो मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखता है आपका जीरा। ठीक है, जब आते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने बोर्ड को डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, आप किसी भी इसमें से एक टूल को डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट जो बनाने तक का स्टेप है वो मैं आपके पे दिखा दूंगा, मेरे में ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, बट उसके बाद इस तरीके से खुलता है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं किया हुआ हमने। ठीक है, जो बोर्ड होता है उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चल रहा है, कौन सा रिव्यू में है, कौन सा हो चुका है, इस तरीके डाल सकते हो। अगर आपको कोई कस्टम चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली टास्क मैनेजमेंट की चीज है ये। ठीक है, कुछ भी नाम बताइए। कुछ भी रख दो, कोई इशू नहीं है। अभी तो बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली जब आप प्रोफेशनली किसी जॉब वगैरह में करते हो तो आप खुद का अकाउंट यूज नहीं करते, जो कंपनी का अकाउंट होता है वो उसमें यूज करते हो। एंड जब आप उसके थ्रू लॉग इन करते हो तो ऑलरेडी उनका बोर्ड्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको वर्क करना होता है उसके ऊपर। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, आपके में टेम्पलेट की तरह है, आपने कोई टेम्पलेट में चूज किया होगा, बट हाँ बेसिकली द थिंग इज द सेम।
ठीक है, टू डू है, इन प्रोग्रेस है, इन रिव्यू है, ये शुरुआत से बात करते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस की। ठीक है, जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क रहेगा वो इसी स्पेस पे रहेगा। ठीक है, समरी की पे आते हैं सबसे पहले। दिस इज द समरी की भाई कितना कंप्लीट हो गया, कितना बचा है, क्या है। जब भी आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड की तरह आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम टास्क की लिस्ट डालते हैं पूरी कि जितने भी टोटल टास्क होने हैं। ठीक है, बोर्ड के अंदर हमने बताया कि टू डू में, इन प्रोग्रेस में आप लाइक मूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अगर डालूंगा, लेट्स से आई हैव डन एनीथिंग, ये मेरा टास्क बन गया ये। ठीक है, अब इसको मैं मूव भी वगैरह कर सकता हूँ कि भाई ये इन प्रोग्रेस में चला गया, अब ये इन रिव्यू में चला गया। जैसे आगे बढ़ता जाएगा हाँ, वैसे। ठीक है। अब यहाँ पे 4 हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, 4 ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कैटेगरीज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर आउट कर रखा है वैसे रहता है। ठीक है, तो कोड रहता है कि कहीं पे भी कोड वाला पार्ट मैनेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादातर जो डेवलपर्स होंगे आपके जीरा पे कोऑर्डिनेटेड उनके लिए होता है। ठीक है, वो अपना कोड वगैरह यहाँ पे डालते हैं, उसको रिव्यू करते हैं आपस में, एवरीथिंग वाला पार्ट रहता है। ठीक है, आपको इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आप इन बिटवीन कभी भी देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, देन वी हैव फॉर्म्स कि भाई मेरे को किसी से कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाना है। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट फॉर्म करके, जैसे आपको एक फॉर्म बना दिया रिक्वेस्ट लेने के लिए कि भाई किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए फॉर्म बन सकता है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए फॉर्म बन जाते हैं कि कोई, जैसे हमने टास्क की लिस्ट जीरा पे डाल दी, आप चाहते हो कि जो डेवलपर्स हैं आपके वो खुद टास्क अपने आप को असाइन कर लें, तो उसके लिए भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, फिर आप उसके हिसाब से मैनेज कर लोगे चीजें। ठीक है, देन वी हैव टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पे जो फ्री वर्जन होता है उसके अंदर टुडे का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। ठीक है, आप वीक्स, मंथ्स एंड क्वार्टर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ना एपिक्स बनाते हो, मैंने बताया था जो पूरा वो सिस्टम बनाया था मैंने। हाँ, स्क्रम के अंदर। हाँ, इसके अंदर आप एक एपिक बना सकते हो, एपिक के अंदर आपकी स्टोरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एपिक कब चलेगा, एपिक्स के ऊपर स्प्रिंट्स वगैरह भी आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है वो आप यहाँ से बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अभी पेड वाला फीचर है ये भी, तो अवेलेबल नहीं है। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो रहती है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट वाला ये फिर आगे डेवलपर्स के लिए आ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में से किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन आपके ना 5-6 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक द बिजनेस एनालिटिक्स आपको बनाने होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट BRD FRD। ठीक है, CMOs होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक A/B टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं पावर BI से, वो सब डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आपको भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट दिस इज फॉर डेवलपर्स। ठीक है, कि भाई उन्होंने कौन सा कोड लिख दिया है, किसमें कोई बग्स आए हैं, वो कब फिक्स होंगे, ये सब वो सब चीज मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो जीरा इज बेसिकली इतना सा पार्ट है जीरा का। ठीक है, इसके अंदर आप चीजें वगैरह क्रिएट करते हो, मैनेज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब इसके अंदर एक वो भी होता है, गिव मी अ सेकंड। इसके अंदर आप डैशबोर्ड्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मतलब अलग अलग ऑप्शन होते हैं मोर वगैरह में। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाते हो तो यहाँ से एक डैशबोर्ड बनाते हो। दिस इज द इंफॉर्मेशन कि भाई कैसे क्या करना है आपको, द नेम, द डिस्क्रिप्शन, कुछ भी नाम डाल देते हैं, एंड बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं, सेव कर देंगे। बाकी आप यहाँ से मतलब कौन उसे देख सकता है, कौन क्या कर सकता है, वो सब देख सकते हो। ठीक है, देन अब इसके अंदर आते हैं आपके गैजेट्स। ठीक है, गैजेट्स आर बेसिकली कि आप इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, उसका किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो मैं ऐड न्यू गैजेट करता हूँ। देखो यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, बेसिकली विजुअलाइजेशन का पार्ट है पूरा। ठीक है, आप कुछ भी डालोगे उसमें डेटा डाल सकते हो, जैसे हम ये ले लेते हैं लेट्स से। ठीक है, यहाँ पे अब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, हाँ, कि भाई कहाँ से क्या लेगा, एंड बस आप सेव कर दोगे, वो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, के बाद हाँ, यहाँ से बनते हैं स्पेस। ठीक है, जो हम एक स्पेस के अंदर थे। ठीक है, उस स्पेस के अंदर आपकी जो सारे एपिक्स वगैरह ये सब ट्रैक होते हैं, प्रोजेक्ट्स बेसिकली ट्रैक होते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाते हो स्पेस।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस सॉरी हम यहाँ से मैं ना अपना स्टोरीज वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरीज वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि भाई प्रोजेक्ट 1 इसके अंदर बनाऊंगा मैं, हाँ, ठीक है। यहाँ से कि भाई क्या है, एपिक है, टास्क है, स्टोरी है, फीचर है, ठीक है, बग है, रिक्वेस्ट है, फीचर है, क्या है, ठीक है। ठीक है। आपको एपिक और स्टोरी का मतलब पता है ऑलरेडी? एपिक में तो सर हम टास्क को डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम में कब खत्म नहीं, वो होगा, तो क्या। स्प्रिंट हो गया। हाँ, उसमें तो होगा स्क्रम पे। हाँ, किसको हम क्या काम डिवाइड करेंगे, हाँ, वो हमारा एपिक स्क्रम। दैट इज एपिक, ठीक है। ठीक है। हाँ, एंड जो आपको काम दिया गया है उसको कितने प्रायोरिटी है, क्या है, दैट इज अ स्टोरी, स्टोरी। ठीक है। काम को प्रायोरिटाइज करना उसके हाँ, बेसिस पे बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या काम पहले होगा, क्या काम बाद अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हो सर चीजें, ठीक है। आप नीचे जाओगे तो स्टेटस में टू डू में डाल सकते हो, आपको इन रिव्यू, इन प्रोग्रेस, डन वगैरह जो भी आपने वहाँ पे क्रिएट करे थे बोर्ड पे, में। हाँ, हाँ, वो सब यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समरी आती है, हम्म, जो स्टोरी समरी लिखना बताया था मैंने आपको प्रॉपर, हाँ, वो वाला पार्ट यहाँ पे डल जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर होता है कि आपको जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है। समरीज की जो आपको जो भी आपके बिजनेस ओनर्स हैं, कोई भी है, उनको दिखेगी सीधा सीधा। समरी दिखेगी उनको। हाँ, मतलब जैसे वो अब देखो, जब हम जीरा को यूज कर रहे हैं, जब हम टास्क के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास ना हजारों टास्क अलाइंड होते हैं। हाँ, अब कोई भी पर्सन खोल के नहीं देख रहा हर एक टास्क को, हाँ, द बिजनेस ओनर जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक तो समरी उस हिसाब से लिखी जाती है आपकी। तो ठीक जो है। मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, हाँ, वो वाला फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ठीक है। एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, हम्म, जो एक्चुअली उस टास्क को असाइंड है, या जब आप असाइन कर रहे हो तो आपको जो कम्युनिकेशन करनी है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, ठीक है। अब असाइन ही ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप मतलब अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ अपनी टीम में, और बट वहां पे टीम के मेंबर्स को अगर टैग हाँ, करना हो तो। नहीं टैग नहीं, असाइन करना है आपको, कोई टास्क किसी को असाइन करना है, अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी आ गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो, लोएस्ट और मीडियम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इनमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो टास्क को, ठीक है। उसकी तरह जैसे हम कार्पेट में थे ना, तो फैसिलिटी या किसी के रिगार्डिंग में कोई इशू आता तो हमें टिकट रेस करनी होती थी। हाँ, टिकटिंग एक्चुअली जीरा पे ही होती है, जो आप रेज कर रहे हो, हाँ, आप जीरा के दूसरे एंड पे हो। हाँ, अब आप जीरा के जो मेन एंड है उस पे आ गए हो, जहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह रिसीव होती हैं। तो उधर भी ऐसे ही था कि हाँ, कौन सा काम मीडियम हाई प्रायोरिटी पे कौन रखे, या हाँ, हाँ, डिस्क्रिप्शन हाँ, लिखना हाँ, है कि हाँ, इस समय खराब है तो क्या खराब है, कूलिंग नहीं हो रही हाँ, है, वाटर हाँ। लीक हो रहा है, ऐसे ऐसा था। एक्चुअली जो आप टिकटिंग का बात कर रहे हो, तो टिकटिंग के ना दो तीन ही टूल्स हैं हमारे पास। हाँ, सबसे फेमस जीरा ही है, अच्छा, ठीक है। तो जो आपको एक्सेस मिला होगा वो आपका ना बेसिक वाला होगा या बेसिक वाला नहीं, एज अ यूजर एंड पे दिया हुआ है आपको एक्सेस। हाँ, गेटिंग अ कह पॉइंट सकते कि हैं। ये मैनेजमेंट एंड है, हाँ, वो यूजर एंड होता है जो यूजर टिकट रेज करते हैं ना। जैसे आप भी जब डेवलपर्स वगैरह को एक्सेस दोगे, तो जीरा का एक्सेस भी वैसा ही दिखता है, जैसे डेवलपर्स को जो एक्सेस मिलेगा जैसे आपको दिखता था वैसा दिखेगा, यूजर एंड वाला। वो यूजर एंड वाला होता है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, आप जीरा को मैनेज कर रहे हो, आप प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दिख रही हैं। ठीक है। वरना इन दी एंड जो फॉर्म वगैरह जाते हैं उसमें वो प्रायोरिटी वगैरह की चीजें होती हैं सारी, वो आप उसी सेम तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मतलब डिजाइनिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है डेफिनेटली, हाँ, बट वही होता है, ठीक है। अब इसके बाद है पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है कि भाई जो ये टास्क है, ये हाँ, किससे बिलोंग करता है, किसी एपिक से, किसी स्टोरी से, कैसे क्या बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सो मान लो मैंने फ्लो चार्ट बताया था आपको, याद है वो फ्लो चार्ट? फोटो भेजी थी शायद मैंने आपको, मुझे वो नोट्स भेजे थे आपने। नोट्स तो भेजे थे उसमें, उसमें फोटो उसमें है शायद से, उसमें हाँ। बना हुआ है। मैं हाँ 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 ये है। कौन सा डायग्राम मैं किया? एक मिनट, ये वाला तो नहीं कह रहे हो आप शायद? नहीं मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये वाला हाँ, ये इस वाला है, अच्छा, अच्छा, हाँ उसके जी, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो इनिशिएटिव एपिक स्टोरी, ठीक है। तो लेट से आप टास्क बना रहे हो, तो पेरेंट में उसकी किस स्टोरी का वो टास्क है वो डाल सकते हो। हाँ, स्टोरी बना रहे हो तो किस एपिक का वो पार्ट है वो डाल सकते हो। और जब आप एपिक बनाते हो तो फिर तो बाय डिफॉल्ट बनती है, ठीक है, ठीक है। और जो इनिशिएटिव है दैट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। फिर ड्यू डेट, लेबल्स वगैरह ये सब आप आपके ऊपर वाली चीजें आ गई, इसका मेन बोर्ड से कुछ कनेक्शन नहीं है। तो इसकी ड्यू डेट क्या सेट करनी है, लेबल्स क्या लगाने हैं इस पे, ठीक है। और जैसे आप लेबल क्रिएट करके रखोगे, तो भाई की क्लाइंट के लिए है, इंटरनल है, क्या है, जिस भी तरीके से लेबलिंग करनी है आपको, जो लेबल मैनेज करने हैं, ठीक है। फिर किस टीम का ये काम है, डेवलपमेंट टीम का है, मैनेजमेंट टीम का है, मार्केटिंग टीम का है, किसका है, ठीक है। अभी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, तो इट्स ब्लैंक केस बेसिकली, ठीक है। और कब स्टार्ट होगा, और रिपोर्टर की भाई जो ये टास्क है रिपोर्ट किसको किया जाएगा, इसमें आप यूजुअली अपने आप को डालते हो, ठीक है। अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, तो देयर कैन बी लाइक पर्सन अंडर यू, जो जिसको आप डेवलपर्स जिसको रिपोर्ट करते हैं, तब उनका नाम डालोगे, ठीक है। 90% केसेस में आपको अपना ही डालना होता है, क्योंकि एज अ बिजनेस एनालिटिक्स आप ही रिपोर्टर वो होते हो, ठीक है।
और इसके बाद अटैचमेंट्स वगैरह आती हैं, कुछ फाइल्स वगैरह डालनी है तो ठीक है। और बाकी फिर ये क्या है, इतना नीचे मैं भी कभी नहीं गया, मेरे को भी आइडिया है ये सब क्या है। इसका खाली ऑप्शनल नहीं है, ठीक ऑप्शनल होता है मतलब, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ से फिर आप क्रिएट करोगे, आपके यहाँ बोर्ड पे वो चीज दिख जाएगी, यहाँ पे आपके बोर्ड पे वो चीज आ जाएगी, ठीक है। आप सिंपली अगर बनाना चाहो यहाँ से भी बना सकते हो टू डू वगैरह, ठीक है। बट जो आपको एपिक्स या स्टोरीज बनाने होते हैं वो वहीं से बनते हैं, ठीक है। ठीक है। दिस यहाँ इज पे डैशबोर्ड पे जाके लिया था ना? नहीं नहीं वो डैशबोर्ड तो मैंने अलग से बता रहा था, अच्छा। वो बस यहाँ से सिंपली क्रिएट पे क्लिक करोगे ना अच्छा, तो यहीं से खुल जाता है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ। दिस इज बेसिकली व्हाट जीरा इज, ठीक है। आपको अगर मान लो आप जीरा के दूसरे एंड पे हो, आपको किसी ने कुछ असाइन किया तो यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह में दिखता रहेगा आपको, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आती रहती है यहाँ पे, ठीक है। बट या दिस इज बेसिकली व्हाट जीरा है, इतना ही है, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको मे बी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी शुरुआत में ही, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है वो देखने कि में एक कहाँ बार। पे क्या मेंशन करना है, हाँ कहाँ पे वही क्या, वही वो तो ट्रेनिंग भी देंगे ना, बिल्कुल कंपनी वाले बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने जो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई जीरा आपको खोलने को बोल दिया जाए तो ये ना ब्लैंक ना हो जाओ कि भाई हाँ, जीरा कैसे पता हो खोलनी। कि क्या चीज़ें हाँ कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं वो है। आपको बताएंगे कि भाई उनकी समरी कैसे लिखी जाती है, उनके में स्टोरीज कौन सी हैं, क्या लेबल्स है, कहाँ पे किसको क्या लेबल करना है, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरेक्ट कैसे करना है सॉफ्टवेयर से, समझ गई, तो ये इंटरेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। ठीक है। एक बार आपका जो प्रेडिक्टेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, मुझे तो हाँ हो गया था आपका भी, ठीक है। तो अब आप भी इसको ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखना ही है बस, उसमें बस क्या देखने वाला पार्ट है, बाकी जो आपको असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर मैनेजमेंट के लिए चीजें होंगी वो आप इस पे करके भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। जो यूजुअली असाइनमेंट है वो ना सिर्फ क्वेश्चन उसमें पता है कैसे हैं, इट्स मोर और लेस लाइक कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मतलब आइडिया दिया होगा कि ये कर सकते हो, समझ ठीक है। गई। अगर आप उस असाइनमेंट को सबमिट करने लगोगे तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उसका कुछ पॉइंट नहीं है, समझ गई। ठीक है। उसमें ना एंड टू एंड पाइपलाइन उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। वो क्या प्रोजेक्ट टाइप में है? हाँ प्रोजेक्ट टाइप में एक उसका प्रॉपर, रेज्यूमे मेंशन कर सकते हैं करने के बिल्कुल बाद? बिल्कुल बिल्कुल कर ठीक सकते है, हो, ठीक ठीक है। बट अगर आप रेज्यूमे मेंशन करते हो और बाय चांस इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है है। तो फिर आपके पास ना प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपने जीरा वाला और सारा पार्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसका, क्योंकि उसमें तो पूरा ही प्रोसेस होगा ना, बिल्कुल जीरा भी बिल्कुल होगा बिल्कुल बिल्कुल। और दिखा भी देता हूँ आपको, गिव मी अ सेकंड। तो इंटरव्यू का बड़ा टेंशन है। रेज्यूमे भी ठीक कर ली थी चीजें आपने? रेज्यूमे में मैंने हाँ ठीक कर लिया था, बस वही जी वो वाला बात है। वो जो प्रोजेक्ट था ना, ब्लैक ब्लॉकचेन वाला दूसरा मेंशन था प्रोजेक्ट, हाँ जी हाँ जी, वो हटा के नए वाला अच्छा वो नहीं प्रोजेक्ट किया मेंशन अभी, करना है बस। ठीक है, नो वो इशू, बना नहीं है अभी, वो बन जाएगा। नो इशू। तो 2 मिनट को बस डाउनलोड तो करना, इससे क्या था? हाँ, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल ना, VISI कुछ ऐसे ही विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो। नहीं विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों अलग अलग हैं। विजुअल स्टूडियो कोड तो नॉर्मल कोडिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। जो विजुअल स्टूडियो है उससे ना डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है एक, ठीक है। उसमें डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं। बेसिकली विजुअल स्टूडियो यूज होता है जब आपको ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होती है, जैसे एक्सेल वगैरह बने हुए हैं ना, ये सब उसमें विजुअल स्टूडियो में बनते हैं, समझ गई, ठीक है। प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो बनते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम में मुझे लगता है बिजनेस एनालिस्ट के भाई इकलौते स्टूडेंट हो गया। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक आता नहीं है, क्यों? ऑनलाइन लेते क्लास को? तो ऑनलाइन ही लेता वो बस है कैसे लेके जाऊंगा ये? वही। ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। कैसे लेके जा रहा होगा? मतलब पाइथन वाली क्लासेस तो ले रहा है, हम्म। एक्चुअली सुबह वाले बैच में नहीं लेता वो, 1 बजे हमारा एक बैच चल रहा है वीकडेज में, उसमें लेता है। अच्छा, हाँ वर्किंग बाकी होगा शायद, इस वजह से नहीं ले पा रहा नहीं, हो। वर्किंग वगैरह नहीं है, वो स्टूडेंट ही है अभी तो कॉलेज फिर में। उसके मम्मी के पापा का पैसा लूट होगा फिर से। हमारे ये पास वो नहीं है। अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने से वो छुट्टी पे था, हाँ, अभी तो उसने वापस ज्वाइन किया है। तो फिर ऐसे ऑन ऑफ हुआ है तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी फिर तो। मैं तो जो एक्टिव बैच होते हैं उन्हीं में डाल देता हूँ मैं, इधर उधर एडजस्ट हो फिर, होता है और स्पेशली टाइम में स्पेशली नहीं तो नहीं आता निकाल है। सकते हैं। जो एक रनिंग बैच है वो मेरे को प्लान है पूरा कि भाई चल रहा है इस टाइम पे खत्म हो जाएगा, मैं सबसे अलग प्लान कर सकता हूँ। एक अलग पर्सन के लिए तो फिर हाँ मुश्किल हो जाता है। वही। तो क्या सोचते हैं business analyst? तो इतना नो आइडिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, हमारे पास डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट 3-3 4-4 महीने पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उनका डेटा एनालिसिस वाला पार्ट भी खत्म नहीं हुआ है अभी तक। बहुत slow।
जो नहीं आते ही नहीं, छुट्टी पे रहते हैं ना। रेगुलर आइडल करने से जल्दी करना वही चाहिए। स्टूडेंट है, उसने इस वीक का ऑफ लिया था, हम्म, बोल के कि मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं, हम्म, एंड उसकी व्हाट्सएप पे नंबर तो है ही, तो हम्म। उसकी स्टोरी से वो मस्त घूमने गया हुआ है। उसमें क्या डाल रहा है? हाँ। ओके, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास हम्म, टेम्पलेट्स हैं ठीक है, बीआरडी एंड फंक्शनल के, ठीक ये है, एफआरडी बीआरडी के, ठीक है, ठीक कि है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक पहले है, बात करते हैं होते क्या है। ठीक ठीक है, वैसे है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटा सा पर्पस वगैरह लिखा भी हुआ है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। ऐसा शेयर कर दूंगा। हम्म, बट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज बेसिकली आउटलाइंस की जो क्लाइंट्स हैं हमारे, हम्म, उनको चाहिए क्या। ठीक है, ठीक है, कि भाई बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको जो उनका सॉफ्टवेयर है वो कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ उसमें अंदर मेंशन होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। ठीक ठीक, है, जो बीआरडी होता है वो तो क्लाइंट के साथ भी शेयर हो जाता है। ठीक है, जो एफआरडी है वो सिर्फ इंटरनल रहता है, आपके और डेवलपर्स वगैरह के बीच में शेयर होता है सिर्फ ठीक है, वो। वो हमारे भी। हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है हम्म, उसको आपने फंक्शनल मॉड्यूल्स के अंदर ट्रांसलेट कर दिया कि भाई ठीक है, ये फीचर्स हैं, इसका एक इस तरीके का वर्कफ्लो रहेगा, एक यूजर आएगा तो इस तरीके से इंटरेक्ट होगा पूरी वेबसाइट के साथ, हम्म, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, तो एक टेम्पलेट देखो अगर आप, बहुत इजी टेम्पलेट्स है, वो समझ आएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है यहाँ पे, बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन भी है कि एक पर्सन को पढ़ते ही समझ आ जाए कि ठीक है, क्या है, उसके बारे में समरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक कि भाई है, जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा मैंने मेंशन भी किया हुआ है। हम्म, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप। ठीक है, इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप चीजें होती है। इन स्कोप का मतलब होता है जो कि हम एक्चुअली फेच कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप होता है जो कि भाई क्लाइंट ने कुछ भी बोल दिया, वो पॉसिबल नहीं है कर पाना। समझ गई। ठीक है, तो वो मेंशन करते हो। ठीक ये है, ना एक्चुअली पता है क्या होता है कि जब एक क्लाइंट आता है तो उसके साथ आपकी और जो भी आपकी कंपनी के ओनर हो, जिसकी भी जैसी भी मीटिंग होनी है, आप बेसिकली उस मीटिंग में प्रेजेंट होते हो। ठीक ठीक है, है, आपका उस मीटिंग में क्या काम होता है, सिंपल सा काम होता है, क्लाइंट से जो ओनर है वो बात कर रहा है, हम्म, आपको जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है वो नोट वो डाउन। नोट डाउन करते रहो अपने पास। ठीक है, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ भी सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, वरना आपको रिक्वायरमेंट सारी पता होनी चाहिए क्लाइंट की। क्लाइंट को क्या चाहिए हाँ, बेसिकली। ठीक है, उसके बाद बनाया जाता है बीआरडी पहले, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर ट्रांसलेट किया, हम्म, डेवलपर्स वगैरह से बात करी, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नहीं पॉसिबल है, वो सब बात करी, ठीक एंड है, बीआरडी रेडी हो गया आपका। ठीक फिर है, बीआरडी शेयर किया जाता है क्लाइंट के साथ वापस। ठीक है, ठीक है, उसको रिव्यू करते हैं, हम्म, जब बीआरडी पे अप्रूवल आ जाता है ठीक है, तो बीआरडी के बेसिस पे एफआरडी क्रिएट किया जाता है। समझ गई। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर इन स्कोप आउट उसको स्टेक होल्डर के नाम, ठीक है, कि भाई प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को रहे उनका नाम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी। ठीक है, ये बिजनेस परस्पेक्टिव से बात हो रही है। ठीक है, क्लाइंट कौन है और हमारी कंपनी में जो मेन मैनेजर है वो कौन है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की जो पैसा लगा रहा है, बिजनेस ओनर आपके जो ओनर है वो। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बेसिकली यू कैन से लीड करेगा, जिसको एक ऐसा पर्सन जिसको इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, दैट कैन आइदर बी फ्रॉम योर कंपनी और देयर कंपनी, या क्लाइंट की साइड का भी कोई पर्सन। ठीक है, ठीक है, समझ गई। और इसके अलावा और भी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे को फाउंडर्स हैं लेट्स से, ठीक है, उनको भी आप स्टेक होल्डर्स के अंदर डाल सकते हो। हाँ, ठीक है, तो वो आपको फिर बीआरडी में अप्रूवल नहीं आएगा, आपने जो बनाया एक बेसिक उस पर अप्रूवल नहीं आया तो वो चेंजेस बताएंगे क्या करने हैं, वो चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आती है। ठीक है, कि भाई रिक्वायरमेंट्स है क्या एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, विद देयर प्रायोरिटी, हाँ, कि कौन सी बेसिक चीजें से आप मान लो ई कॉमर्स एक वेबसाइट डिजाइन करवानी है किसी क्लाइंट को। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, मेन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, बैकएंड, होस्टिंग, हाँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सब हाई प्रायोरिटी वाली चीजें हैं, ये तो होनी ही होनी चाहिए। हाँ, इसी ठीक से है, तो बनेगा हाँ, वेबसाइट बेसिकली। अब जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा लो प्रायोरिटी वाली बात करूँ, लो प्रायोरिटी वाली चीजें कौन सी हो जाएंगी, जैसे एआई इंटीग्रेशन, कि भाई एआई बेस्ड रिकमेंडेशन का सिस्टम है कोई। ठीक है, वो एक लो प्रायोरिटी पे जाएगा, मतलब दैट इज रिक्वायर्ड बट नॉट क्रिटिकल। ठीक है, उसके बिना भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। ठीक, यहाँ पे प्रायोरिटी वो नहीं है कौन सा काम आप पहले करवाओगे कौन सा बाद में करवाओगे। ठीक है, कौन सा काम एसेंशियल है प्रोडक्ट के लिए, कौन सा नॉन एसेंशियल है। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब आईडीज वगैरह, ये फॉर्मेटिंग जो होती है आईडीज की, वो आपको वहां से मिलता है, आपकी कंपनी से, आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है,
बाकी फिर कंस्ट्रेंट्स एंड assumptions है कि कंस्ट्रेंट्स की ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी तभी पॉसिबल है। assumptions कि आपने मान लो कोई ऐसी चीज है जो क्लाइंट से आपकी क्लैरिफाई नहीं हो पाई है, आपने वो अज्यूम किया, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है, मान लो कि लेट्स से क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को एक अच्छा सा इंटरफेस चाहिए, तो आप उस इंटरफेस में कलर स्कीम कौन सी यूज करने वाले हो, फॉन्ट वगैरह कौन सा यूज करने वाले हो, किस स्टाइल के लिए जा रहे हो, मॉडर्न स्टाइल के लिए, मिनिमलिस्टिक स्टाइल के लिए, तो ये सब अपने एज्यूम किया है, राइट। ये सब भी आप वेरीफाई करवाते हो तो इससे assumptions में डलता है। ठीक है, तो इतना होता है हमारा बीआरडी। ठीक है, इसके बाद ना एक अब हर कंपनी में वाला पार्ट नहीं होता, बीआरडी बेसिकली यहीं पे खत्म हो जाता है, बट कई सारी कंपनी ना एक कंक्लूजन वाला पार्ट भी इंक्लूड करवाती है कि भाई इन सब की समरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी इज, जो यहाँ पे सबसे टॉप पे एग्जीक्यूटिव समरी थी, उसमें आप ये मेंशन करते हो कि भाई प्रोडक्ट किस बारे में है, क्या उसकी टाइमलाइन वगैरह रह सकती है। ठीक है, कि उसके अंदर हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट सुन ली, क्या क्या, इस तरीके से एक समरी रहती है जो प्रोडक्ट का ओवरव्यू देती है। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट रहता है, वो बीआरडी का समरी होती है। ये बीआरडी का हमें क्या कंक्लूजन आया? हाँ हाँ, इस तरीके से होता है। अब हर एक कंपनी को इंक्लूड नहीं करवाती, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर लास्ट में से कंक्लूजन की हेडिंग डाल के वो रहता है। एंड आपको जो ऑफिशियल फॉर्मेटिंग का स्टाइल है वो तो पता ही होगा या नहीं? बेसिकली 16, 14, 12 का रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो मेन हेडिंग्स है वो 16 पिक्सल से, मतलब फॉन्ट साइज बता रहा हूँ मैं, 16 का फॉन्ट साइज रहता है। जो सब हेडिंग्स है उसका 14, जो आप टेक्स्ट लिखोगे दैट विल बी 12। ये 12 होगा, ये 14 होगा, हाँ, और नहीं नहीं, ये तो पार्ट है सिर्फ। जैसे आप, हाँ यहाँ पे जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें यहाँ पे लिखो ना बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, दैट विल बी 16, 14 और 12। ठीक है, ये रूल रहता है। एंड एक लाइन स्पेसिंग होती है, दैट शुड बी 1.5। ठीक है, जो भी टेक्स्ट होता है आपका सारा जस्टिफाइड होना चाहिए। अलाइनमेंट पता है ना आपको, लेफ्ट राइट और जस्टिफाइड होती है, तो जस्टिफाइड वाले में रहती है। ठीक है, कोई भी अगर इमेज डल रही है बाई चांस, तो उसको फिगर नंबर और इमेज का डिस्क्रिप्शन है उसमें साथ में ऐड होता है। ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी फ्लो चार्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रैम्प करके नहीं डालना होता है ताकि एरोज वगैरह ना दिखें। और मान लो अगर आपके पास ना कोई ऐसा पार्ट है जो कि लाइक फ्लो चार्ट काफी बड़ा है, ना आप उसको वर्टिकली फिट कर सकते हैं ना हॉरिजॉन्टली फिट कर सकते। नहीं, वर्टिकली वाला पार्ट नहीं, हॉरिजॉन्टली वाला पार्ट आता है ज्यादातर कि आपने फ्लो चार्ट हॉरिजॉन्टली बनाया, वो फिट नहीं हो रहा, तो व्हाट यू विल डू इज कि जो भी कनेक्शन, जैसे जितना पेज पे फिट हुआ होता है हमने डाला, जो भी यहाँ पे कनेक्शन है जो आगे जाने हैं, ठीक है, वहां पे क्लाउड का आइकन डलता है। ठीक है, कनेक्टेड टू नोड 1 नोड 2 करके इस तरीके से आप मेंशन करते हो, और जो उसके आगे वाला पार्ट है वो नीचे जाता है, तो जहां जहां पे वो लाइन सिलेक्ट हो रही है वहां पे क्लाउड का आइकन डाल के कनेक्शन फ्रॉम नोड 1 नोड 2 इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे टेम्पलेट बहुत छोटा है एक्चुअली। अगर आप इसके नंबर ऑफ पेजेस देखोगे जो रियल बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो 10 से 12 पेजेस के होते हैं वो। ठीक है, तो काफी सारी चीज उसमें एडेड होती है। ठीक है, मेन जो कंसेप्ट उसमें ऐड करने होते हैं वो यही रहते हैं। बाकी तो फिर ये एक जनरल फॉर्मेट है, हर एक कंपनी अपना अलग अलग फॉर्मेट रखती है, वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर। ठीक है, उसके बाद जब मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, तो यहाँ पे टोटल इंट्रोडक्शन करना क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे है, कि किस क्लाइंट ने क्या दिया, क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक देना है, बेसिक आइडियाज। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ओवरव्यू एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सिस्टम ओवरव्यू में कि भाई हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है, क्या फ्रेमवर्क वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आर्किटेक्चर कि आपका सिस्टम डिजाइन करना है आपको। ठीक है, अब ना आर्किटेक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम आर्किटेक्चर और एक होता है बेसिकली फ्लो चार्ट टाइप में। तो आपके पास फ्लो चार्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सिस्टम आर्किटेक्चर अलग होते हैं। ठीक है, आपके पास क्या रहेगा कि भाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसमें मेन वेबसाइट होनी चाहिए, उसका बैकएंड होना चाहिए, ठीक है, उससे यूजर इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाया था रिटर्न वाला, है ना, उस तरीके का होता है। ठीक है, बस वो एक मॉड्यूल था, इसके साथ पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो। ठीक है, नॉर्मली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो इसके लिए। एक जो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड Draw.io, और उसकी वेबसाइट भी है, सॉफ्टवेयर भी है, वट एवर यू प्रेफर, आप बेसिकली सर्च करके देख लीजिए उसे, सारे आपके आइकन्स, लाइंस, कनेक्शंस और सब मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूजर रोल्स एंड पर्सोनास। ठीक है, तो इसके बाद किस किस तरीके के यूजर होंगे आपके पास, जो आपका एक प्लेटफॉर्म है उस पर यूजर आएंगे, मैनेजमेंट वाले यूजर होंगे, जो उस कंपनी के बंदे हैं वो होंगे, अलग अलग यूजर होंगे, तो आप वो सब मेंशन करते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं स्कूल का एग्जांपल लूं तो टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। ठीक है, ये सब आपके प्लेटफॉर्म के यूजर होंगे, है ना, तो आप उन सबको मेंशन करते हो और उनको छोटा सा ना एक डिस्क्रिप्शन देते हो कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे गेस्ट यूजर लिखा है, तो कैन व्यू पब्लिक कंटेंट एंड रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, इस तरीके से छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देते हो। कौन से यूजर क्या
कर सकता है क्या नहीं कर हाँ। सकता है, लिमिटेशंस होती है इसमें भी। लिमिटेशंस मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जैसे इसमें अलग अलग गेस्ट यूजर तो इसकी सबकी अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है हाँ क्या नहीं हाँ कर हाँ सकता हाँ। है। अगर मैंने जिसमें इसमें मेंशन कर दिया कैन व्यू पब्लिक कंटेंट और तो इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर हाँ सकते है ना। बिल्कुल। तो नहीं मतलब इसके अलावा और कुछ करने वाली बात नहीं आती, उनका मेन रोल ये है। इसके अलावा तो उधर कोई रोल काम भी नहीं है, ये कह रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, उनका मेन रोल ये है कि भाई मेनली उन्हें ये करना है। हम्म, उसके अलावा अगर कोई फीचर वगैरह है जिसमें उनका काम है कुछ दिखाना है, वो तो अलग चीज है। ठीक ठीक है है, मेनली प्लेटफॉर्म से उनका जो इंटरेक्शन रहेगा वो ये रहेगा। समझ गई। ठीक है। ठीक है जैसे अब अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में देखो, अब लिखो फुल एक्सेस मैनेज यूजर्स एंड एवरीथिंग, हाँ तो बेसिकली उसके पास फुल एक्सेस रहेगा। कुछ भी देख सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे अगर मैं रजिस्टर्ड यूजर में बात करूं तो कैन एक्सेस द डैशबोर्ड, एडिट प्रोफाइल एंड सबमिट रिक्वेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वो लॉग आउट नहीं कर सकते, हाँ लॉग आउट भी कर सकते हैं। हाँ ये उनका पर्सोना होता है। पर्सोना का मतलब एक समरी की भाई किस तरीके का काम कर सकते हैं वो। ठीक है कहने का point कि यही नहीं कर सकते, हम्म टाइप ऑफ दिस थिंग, कि इस तरीके का काम कर सकते हैं वो। समझ गई ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कि भाई जो ये रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस रिक्वायरमेंट से लिंक्ड है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर रिक्वायरमेंट पढ़ो तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा भी हुआ है किस तरीके का दिखता है ये। हाँ ठीक है। उसके बाद यूज केसेस आते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, कि भाई यूजर लॉग इन हो सकता है। ठीक है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ नया पढ़ने को पुराना दिमाग से नहीं कर रहा है। सही बताऊं मैं। ये देखो आपको ना एग्जैक्टली जो यूजेज होगा आपका, पावर बीआई यूज होगा, एक्सेल यूज होगा, टैबलो यूज, एसक्यूएल इतना ज्यादा यूज नहीं होता, पाइथन बिल्कुल भी यूज करने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। पाइथन जनरली एटलीस्ट अगर मुझे पाइथन हाँ आता होगा तो मेरे लिए ही बेटर है कि अगर कोई वही मुझे वाला कुछ पॉइंट है बोल रहा है तो बिल्कुल। मुझे पता होगा ऑलरेडी वो कौन सी चीज पाइथन है। ना आपको जनरली इस वजह से नहीं सिखाया जाता कि आपको पाइथन आना चाहिए। आपका ना मेन काम क्या है कि जो एजाइल का फ्रेमवर्क है वो ना हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, जो डेवलपिंग जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वाली कंपनी हाँ है। हाँ तो आपको प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग से थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए आपको। समझ आपको गई। बैठ के प्रोग्राम नहीं करना, हाँ बट आपको एक डेवलपर से बात करनी है। तो डेवलपर के लिए एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को नॉर्मली समझा पाना मुश्किल हाँ है ना। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हो आप समझ पाओ। मैं समझ पाऊँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड इसके बाद डेटा इंटीग्रेशन एंड रिक्वायरमेंट की, सॉरी डेटा इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स की, डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, क्या डिलीट कर देंगे। समझ ठीक है। गई। और इंटीग्रेशन बेसिकली इसमें कंसेप्ट आता है एपीआई एंड पॉइंट्स का। ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि
जब कुछ भी डेवलप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप ना एक ही चीज डेवलप करते हो, आप मल्टीपल मॉड्यूल्स डेवलप करते हो जो आपस में कम्युनिकेट करके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। समझ गई। ठीक है, काम को बेसिकली हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कह रहे हो आप? नहीं 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 नहीं। फिर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक्सेल है, हुँ, ठीक है, तो एक्सेल आपको दिखने में एज अ एंड यूजर सिंगल एक सॉफ्टवेयर लगता है, हाँ, बट एक्चुअली उसके अंदर ना मल्टीपल छोटे छोटे कोड्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो आपस में कम्युनिकेट करके वर्क करते हैं। समझ गई। इट्स नॉट कि हमने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हुँ, कोड ही छोटे छोटे पार्ट में रन करता है। समझ गई। ठीक है, ठीक है। तो उसको ना जो कोई भी कोड है कुछ रिसीव करेगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा, हुँ, तो जो रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग पॉइंट्स होते हैं इनको हम एपीआई एंड पॉइंट्स कहते हैं। ठीक ठीक है, है, कि भाई मेरे को पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर कोड को मैं क्या इनपुट दूंगा तो वो क्या आउटपुट देगा, समझ गई। तो दीज आर कॉल्ड एपीआई एंड पॉइंट्स, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है। ठीक है, और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं ऑफ अमेजॉन। हुँ, ठीक है, तो अभी ना वेब बेस्ड करेंगे, ऐप बेस्ड वाले पे नहीं जाएंगे। ठीक ठीक है। है, तो आप क्या करते हो, आपने amazon.com टाइप किया, आपकी वेबसाइट खुल गई। हुँ, एग्जैक्टली क्या हुआ कि आपके ब्राउजर से अमेजोन के सर्वर्स पे एक रिसीविंग का एंड पॉइंट है, हुँ, उस पे रिक्वेस्ट गई। हाँ, ठीक है, उस एंड पॉइंट ने क्या किया कि जो अमेजोन की पूरी वेबसाइट थी वो आपको भेज दी। हाँ, ठीक है, अभी कुछ भी और नहीं किया उसने, सिर्फ जो वेबसाइट है जो एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट है वो भेज दिया। ठीक है। तो दिस इज एन एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है, आप जैसे कुछ कार्ट में डालते हो, हुँ, ठीक है, तो अमेजोन के पास उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, तो हुँ, उसने आपके जो डेटाबेस उसके पास है उसके अंदर कार्ट में ये चीज ऐड कर दी। समझ गई। ये हो सकता है। ठीक है, ठीक या फिर जब आपने कुछ ऑर्डर कर दिया हुँ, तो जो सेलर है उसका, उसके पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब पहले सर्वर के पास गई, सर्वर ने फिर ट्रांसमिट किया सेलर को। सरल को, ठीक ठीक है, इस तरीके से वर्क करती हैं चीजें। समझ गई। ठीक है, तो वो होते हैं आपके एपीआई एंड पॉइंट। इंटरकनेक्टेड है सारी। हाँ, या इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स हो गई। ठीक ठीक है, है, अब इसके बाद भी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगेन सेम चीज कई कंपनीज कंक्लूजन में मांगती है, समझ गई। तो आपको ऐड करना पड़ता है अलग से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बीआरडी और एफआरडी दिस इज बीआरडी एंड एफआरडी। ठीक है। ठीक है, बात समझ आइए दोनों में। हाँ, ठीक है, अगर आपसे डिफरेंस वगैरह पूछा जाए तो बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट में बिजनेस रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल में उस जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है। जो बीआरडी होता है वो मैनेजमेंट लेवल पे ज्यादातर सर्कुलेट किया जाता है, जैसे आपके पास हो गया, क्लाइंट्स के पास हो गया, बॉस के पास हो गया, हुँ, इनको सर्कुलेट किया जाता है। जो एफआरडी होता है वो लोअर मैनेजमेंट लेवल पे, मतलब वर्किंग लेवल पे ज्यादा समझ गई। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। आपके पास हो गया, डेवलपर के पास हो गया, मार्केटिंग टीम के पास हो जो गया। प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हाँ, सॉरी। ठीक है। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस। हुँ, इसमें एक डिफरेंस सबसे बड़ा क्या आता है कि हम ना बीआरडी को बहुत ज्यादा फोकस करके बनाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा कंपेयर ध्यान टू से एफआरडी कंपेयर टू एफआरडी। क्योंकि वो क्लाइंट के वो पास क्लाइंट के जाना पास होता है। है। हाँ, इस वजह से एफआरडी तो बिल्कुल हमारे नीचे में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर उसमें बिल्कुल। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो तो मुझे कोई आगे से कुछ हाँ, बोलेगा कि ये तूने वही गलत किया है। समझ वही। गए। ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। ठीक है, मैं आपको ये वाली फाइल भेज देता हूँ। ठीक है। तो हाँ, आपका मैंने सारा एक्सेल का वीडियो का फेसबुक का बैच का किया। हम्म। ठीक है, और पाइथन मैंने चालू भी नहीं किया है। ठीक है, और मुझे एसक्यूएल का भी मुझे प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। तो समझ नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। आई वुड से कि आप एक्सेल पे ज्यादा फोकस करो, उसके बाद फिर पावर बीआई जो आपके कोर टूल्स हैं हाँ, पहले उन पे फोकस करो, एक बार वो थोड़े से आपका ग्रिप आ जाए उन पे, उसके बाद फिर बाकी जो ऑप्शनल टूल्स है उन पे जाना। ठीक है। ठीक है, मैं एक्सेल में तो सर देखो जो बाकी फॉर्मूला जैसा एवरेज एंड ऑल वो तो इजी है, वो तो मिल जाएगा कहीं से भी। मेन जो वी लुकअप एक्स लुकअप एच लुकअप उसका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये एक्सेल का साइड हो गया। पिवोटिंग वगैरह करना तो मुझे आता ही है, चार्ट्स वगैरह डालना भी आता है, डैशबोर्डिंग करना भी आता है। इसका मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ साइड बाय साइड, जो आपने मुझे बिल्कुल एक्सेल बिल्कुल का वो दिया बिल्कुल। था प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पावर बीआई का अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं रिवीजन के लिए वो कर कोई रही हूँ। साथ ही साथ आपने जो पावर बीआई के असाइनमेंट वगैरह दिए वो थे दे मैं वो बनाना स्टार्ट कर ठीक है, दूंगी। दूसरा ये हो गया, तीसरा अब अजाइल हो रहा है एजाइल अपना साइड बाय साइड, इसका हो गया। स्टैट में ज्यादा कुछ था नहीं, स्टार्ट का भी आप छोड़ मैंने सकते हो, नोट्स बना के रखे हैं, उसको मैं एक बार पढ़ भी लूंगी तो भी वो काम चल कभी भी पढ़ जाएगा। लेना, इंटरव्यू से पहले एक बार पढ़ के मेन चले जाना पाइथन बस। और एसक्यूएल अटक रहा है बस। हाँ, नहीं पाइथन और एसक्यूएल पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप आई वुड से कि एसक्यूएल तो चलो थोड़ी क्वेरीज वगैरह पता होनी चाहिए, हाँ, पाइथन में ना आप कंसेप्ट समझ लो कि लूप्स क्या हैं, समझ किस गई। टाइप के लूप्स हैं, कौन सा लूप कब यूज करते हैं। ठीक ठीक है, है, एग्जैक्ट कोड या करना जरूरी नहीं है उस आपके पे लिए। फोकस ना करूं, मैं हाँ, कॉन्सेप्ट समझ लूं कि कौन सा बिल्कुल फंक्शन किस लिए काम करता है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, कि आपको ना अपना पाइथन बस इतना कर लो कि अगर एक पाइथन में कोड लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ के समझ पाओ कि हो क्या रहा है। पढ़ के समझ आ हाँ जाए। जी, ठीक है। ठीक है, कोड लिखना लॉजिक बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। वो तो क्योंकि पाइथन का जो बैच चल रहा है वो डेटा एनालिसिस के वाला चल रहा है, तो वो तो उसकी वजह कोड से। वगैरह लिखना बनाना वगैरह जो भी वो तो डेवलपर
डेवलपर्स का काम होता है ना बेसिकली। मैंने आपको क्या बोला कि हाँ। आपको कोड पढ़ के समझ आ जाए हो क्या रहा है, समझ ये आना चाहिए। डेवलपर भी क्या करना चाह रहा है वो हाँ, मुझे दिख जाए वही। समझ गई। ठीक है। इसके अलावा अभी एक्सेल, पावर बीआई और आपका ये अजाइल, ये तीन चीजों का फोकस करना टैब्लो भी साथ में, है। मतलब टैब्लो और जो पावर भी है वो तो सेम। हो जाएगा, मुझे तो टैबलो में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं बिल्कुल। automatically। मोस्ट ऑफ द कंपनीज वैसे तुम क्या यूज करते हैं टैबलो या पावर बीआई? मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो अलग-अलग होता है सबका, लेकिन मोस्ट ऑफ ज्यादातर में पावर भी यूज होता है। कई सारी ना आपको जो स्मॉलर स्केल वाली कंपनीज होती हैं वो टैब्लो पे ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि टैब्लो इज मोर यू कैन से दिखने में अच्छा है। हाँ, वैसे सब में होता होगा ना दोनों का। वो तो हाँ, हर एक सस्ता सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वाला है सस्ता टैब्लो है। सस्ता टैबलो है ना, तभी तो एक मिनट देना मेरे को। टैबलो में हमें वो नहीं करनी पड़ती है ना, क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा मॉडलिंग है। हाँ, मॉडलिंग नहीं करनी पड़ती टैबलो करनी में। तो पड़ती है, बताया तो था आपको मॉडलिंग करना भी उसमें। फिर हम टैबलो में क्या नहीं करना पड़ता हमें? टैबलो इजी है, बेटर है पावर बीआई से? इजियर तो नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे जाते हैं। हाँ, मेन डिफरेंस है कि पावर बीआई की जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो विजुअली थोड़ी सी लोअर लेवल पे होती है टैब्लो के कंपैरेटिवली। ठीक है। बाकी डैशबोर्ड तो दोनों में करनी पड़ती है। उसमें टैब्लो में बल्कि वो स्टोरी स्पेस वाला किसमें था सर, जिसमें हमें स्पेस ऑक्यूपाई करके रखना पड़ता है? वो टैब्लो का है। टैबलो वाला हाँ। ना? सेकंड। अच्छा, मैंने आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया हाँ, कि जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आती है वो किस बेसिस पे आप एक्सेप्ट करोगे, उसका आपके पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, राइट। हाँ। एंड ये वाला सिर्फ रिक्वेस्ट या टिकट्स के लिए नहीं होता, किसी भी काम के लिए आपके पास एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी ने कोई काम सबमिट किया तो आपके पास ऑलरेडी टेस्ट होनी चाहिए कि इस काम पे ये टेस्ट करने हैं, ठीक है, इससे एक्सेप्ट किया जाएगा फिर। ठीक है। जैसे acceptance, ठीक है। आई थिंक तो मेजरली मैंने आपको बता ही दिया है। अजाइल में भी जीरा हो गया, पीएमडी पार्टी हो गया। एक तो एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क बचा है, वो तो वही बताऊंगा ही। इसके अलावा देख रहा हूँ कि सीएमओ भी होता है। कल के टेस्ट में कौन से क्वेश्चन ज्यादा होंगे सर, मुझे बता दो। सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एक 2 मिनट रुकना, ठीक है। नहीं आता। नहीं, मैंने बताया ना उनके कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो 2-3 महीने की ब्रेक पे है, अभी वही छोड़ ही दिया लगा लो। केपीएस का आपको ऑलरेडी पता है। केपीआई ना, हाँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। indicators, हाँ। हाँ, ठीक है। हाइपोथेसिस का पता है, हाइपोथेसिस, हाँ आपने बताया स्टैट्स वाले बाद में पढ़ा था। हाँ, 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 ठीक है। बीआरडीएफ आरडी हो गया हमारा, स्टोरेज एपेक्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वर्कफ्लोज हो गया, स्केल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी टेस्टिंग अभी हम कर लेंगे। अच्छा, एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है अपना। हाँ, इनके बारे में बात करते हैं। और दो मेन चीज बच गई, एक एबी टेस्टिंग और एक एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी की बात करते हैं। सबसे पहले वो ज्यादा इजियर है आपको। बोर्ड वाले जितने भी लोग होते हैं, सीटीओ, सीईओ, सीएमओ, जितने भी सी वाले चीफ वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो आप समराइज करते हो डेटा को, दैट इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाओगे वो आप सबको भेज सकते हो। ठीक है, सीईओ के लिए अलग बनती है, सीटीओ के लिए अलग बनती है, सीएमओ के लिए अलग बनती है। एंड इसके अंदर बेसिकली आपका एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट एज सच कुछ नहीं होता इसका। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जिस तरीके से लाइक रीडेबिलिटी ज्यादा बेटर रहे वो रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी रिमेंबर कि जो फॉर्मेट मैंने बताया था 16, 14, 12, 1.5 की लाइन स्पेसिंग और जस्टिफाइड कंटेंट, वही फॉलो। ये आप ना किसी भी डॉक्यूमेंट में देख लो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब में ये कंसेप्ट यूज होता है। फॉर्मेटिंग लीगल, हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई स्कूल के जैसे हम रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं वो हो गए, हर एक जगह पे जहाँ पे भी ऑफिशियली कुछ होना है वहां पे यही फॉर्मेटिंग यूज होती है। 16, 14, 12, 1.5 की लाइन स्पेसिंग एंड जस्टिफाइड कंटेंट। मैंने लास्ट टाइम जब अपने कॉलेज में रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे थे तब मेरे को इस चीज की पता लगी थी।
हम लोग हाँ कॉलेज में रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे ना, भाई साहब, आपने क्या किया था वैसे? बीटेक। बहुत मुश्किल है। हाँ तो ये वाला फॉर्मेट रहता है। ये आप जब भी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट बिजनेस कहीं पे भी कुछ भी करोगे, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि किसी भी के पास जाना है, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे, तो यही वाला फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी समझ आया, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें मेरे पास ना एग्जीक्यूटिव समरी का कोई आइडिया नहीं होगा, आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो हेडिंग रहती है मेन, जो 16 में रहेगी, वो रहेगी एग्जीक्यूटिव समरी, और नीचे फिर 14 में फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो भी है, ब्रैकेट में सीटीओ सीएमओ, उस तरीके से, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जांपल फोटो कुछ? हाँ बना देगा, तो बोलो कि एक एग्जीक्यूटिव समरी का एग्जांपल दे दें। इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। ये सबसे पहले आप ये 16, हाँ, ये वाला 14, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको इंट्रोडक्शन करना है, जो भी करना है उसका कंटेंट, और सेकंड टॉपिक उसका कंटेंट, इस तरीके से चलता है। ठीक है। इतनी होते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। और यूजुअली वी ट्राई टू कीप इट बिटवीन हाफ अ पेज टू अ फुल पेज, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं लगते, मैक्सिमम एक हाँ, पेज। ठीक है। दिस इज बेसिकली एग्जीक्यूटिव समरी। So yeah, अब लास्ट थिंग, A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग, AB, A/B टेस्टिंग, B फॉर बॉल। हाँ हाँ, ठीक है। A/B टेस्टिंग होता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, A/B टेस्टिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं ना दो ग्रुप असाइन कर लेता हूँ। मान लो लेट्स से मेरे पास जो जिस भी प्रोडक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बस 100 यूजर्स है, ठीक है। ठीक है। तो 50 को और 50 को मैंने सेपरेट आउट कर लिया, हाँ, ठीक है। अलग अलग। एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और एक दूसरे का नाम कुछ तो था, ट्रीटमेंट ग्रुप, हाँ। और इसमें ना प्रॉपर रैंडम होता है, इसमें आप कुछ भी मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं देखते, प्रॉपर रैंडमली 50-50 आपने कर ली, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये अलग अलग कर ली, आप बनाते हो इससे पहले होता है एग्जैक्टली, तो ये बात है, इसके पहले आप बनाते हो हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्टैट्स वाली हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाइपोथेसिस का सिंपली सा मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक मैट्रिक है जो आपको टेस्ट करनी है, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अगर मैं चेकआउट के टाइम पे यूजर को 30% डिस्काउंट दिखाऊंगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि वो चेकआउट करेगा, ठीक है। ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो चीज कर वगैरह सब छोड़ दो, वो स्टैट्स वाला है। यहाँ पे आती है A/B टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक कंट्रोल ग्रुप बनाओगे, एक ट्रीटमेंट ग्रुप बनाओगे, ठीक है। जो आपकी हाइपोथेसिस है वो एक ट्रीटमेंट पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, इस पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर सम टाइम लिमिट होगी, ठीक है। 1 महीना 2 महीना कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट्स होती है, आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि भाई कंट्रोल ग्रुप जो 50 यूजर्स थे, उनका एवरेज चेकआउट रेट कितना है, ठीक है। हाइपोथेसिस के हिसाब से जो भी आप मैट्रिक्स डिसाइड करोगे, वो चीज देखोगे। जैसे हमने चेकआउट की बात करी, तो भाई वो कितने परसेंट चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कितने परसेंट चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने हाइपोथेसिस बनाई, तो मैंने बोला लेट्स से 30% इंक्रीज होता है इससे, ठीक है। चेकआउट रेट 30% इंक्रीज होता है डिस्काउंट उसके चेकआउट पे दिखाने पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेजर करोगे, और क्या आप देखोगे कि भाई इससे 30% ज्यादा है ये लोग, अगर ज्यादा है तो आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी, नहीं है तो नहीं ठीक थी, ठीक है। ये वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ज्यादा आपको अच्छे से समझ आया होगा कंपेयर टू दोज। हाँ, उसमें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हाँ, इसमें easy है। एक्चुअली ये वाली होती है, वो सब नहीं करना होता, कंसेप्ट समझ आने के लिए वो चीज होती है, जो एक्चुअल रियल लाइफ में यूज की जाती है, वो A/B टेस्टिंग यूज की जाती है, ठीक है। दिस इज A/B टेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे अभी हमने इसमें कंट्रोल को नहीं किया है,
इसको किया है। नहीं ये नहीं, और वो कि जो आपने हाइपोथेसिस थी वो इस पे इम्प्लीमेंट करी, इस पे नहीं करी। हाँ, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो जरूरी नहीं हम इस पे नहीं करें और इस पे करें फिर। नहीं, नाम ही उस हिसाब से कि कंट्रोल ग्रुप जो आपने सिर्फ मेजरमेंट के लिए रखा है, ट्रीटमेंट हाँ। ग्रुप जिसपे आप अपनी हाइपोथेसिस एक्चुअली अप्लाई अप्लाई करते हो। करेंगे, ठीक हाँ, है, समझ। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंट्रोल ग्रुप, इसको कंट्रोल ग्रुप बोलो, इसको ट्रीटमेंट ग्रुप बोल लो, हाँ। या आप रैंडमली किसी पे भी एक हाइपोथेसिस जनरेट कर दो, लगा दो, हम्म, ठीक है, जिसपे आप हाइपोथेसिस लगाओगे वो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट ग्रुप ही कहलाता है। समझ गई। ठीक है, जिस पे बेसिकली हम हाइपोथेसिस लगा रहे हैं वो ट्रीटमेंट ग्रुप। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ। क्लियर है। हम्म। हम कंट्रोल ग्रुप भी इसलिए रखते हैं ताकि कंपैरिजन के लिए तो कुछ हो, हाँ, है ना। तो मतलब इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वही, सही है या नहीं। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। ये परसेंटेज है, ये थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है, यूजुअली 50-50 होती है। कई सारी कंपनीज इसे 60-40 पे भी चलती हैं, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल में 60, ट्रीटमेंट में 40, कभी भी ट्रीटमेंट ग्रुप ज्यादा नहीं होगा, रिमेंबर दैट। समझ गई। 60-40 है, 70-30 है, कुछ भी है, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्रुप हमेशा छोटा रहता है, या तो इक्वल या छोटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट ग्रुप को बड़ा कर दिया तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। आप हाँ। अगर सोचोगे कि भाई आपने 70% यूजर को दिखाया, 30% को नहीं दिखाया, तो 30% है वो तो नॉर्मल रिजल्ट ही देंगे हमेशा ही, ठीक है। बट जब आप मैक्सिमम यूजर्स को दिखा रहे हो तो आपका जो क्लेम है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई और फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जो 30% है, मान लो इन पे भी कुछ और फैक्टर था, मान लो जैसे अम्ब्रेला की कोई कंपनी है, ठीक है, आपने देखा कि भाई अगर मैं चेकआउट पे डिस्काउंट दिखाऊं तो चेकआउट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये सेम टेस्टिंग भी आपने, लेकिन ना इस बार 30 और 70 ले लिया, ठीक है, एंड हिट किया रेडी सीजन, तो ऑब्वियसली कुछ इंक्रीज इसमें आएगा, कुछ इंक्रीज में भी आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30% के हिसाब से इंक्रीज आएगा, वहाँ पे यहाँ 70% के हिसाब से वो इंक्रीज आएगा, ठीक है। अब हमने इसको कंट्रोल ग्रुप माना है तो मैं तो बेस लाइन सेम लूंगा, बट इसकी ऑलरेडी बेस लाइन ऊपर चली गई ना, उसके ऊपर जो भी आपकी हाइपोथेसिस है वहां जाएगी, तो कंपैरिजन इन दोनों में होना था, अब इसमें और इसको बेस लाइन लेके हो रहा है, गेटिंग अ पॉइंट। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इक्वली करेंगे, या तो इक्वल या ट्रीटमेंट ग्रुप छोटा। इसमें हमने ऑलरेडी ज्यादा कर दिया है तो हाइपोथेसिस तो ओवर हो हाँ, जाएगा। इन्फ्लेट हो जाती है बेसिकली नंबर्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है। दिस इज योर ए बी टेस्टिंग, A/B टेस्टिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा तो हमारा कुछ नहीं बचा। तो A/B टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? कोई भी एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए कि भाई मेरे को चेकआउट पे डिस्काउंट दिखाना है नहीं दिखाना, ये डिसाइड करना है, ठीक है, कैसे करूंगा, डाटा होना चाहिए ना डिसाइड करने के लिए, समझिए। ए बी टेस्टिंग इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ठीक है। एंड ठीक है, मैंने आपको एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भेजा है, भेज दिया? हाँ भेज रखा है, ठीक है, पूरा बीए की एंड टू एंड वाला है, ठीक है। ठीक है, एक बार उसको रीड आउट करो, कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है तो आस्क मी, कि बिजनेस एनालिटिक्स इतना ही है, बहुत बड़ा है, हमने 2-3 क्लास में खत्म कर लिया। ये वाला काम है ना पूरा। अच्छा वैसे हाँ मुझे तो कभी ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो सेल्स का ही जॉब ठीक था। बिजनेस प्रॉब्लम। हाँ, जो मार्क्स वगैरह है उसको इग्नोर करना, और क्योंकि इसको एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं हम कई जगह पे, अच्छा, तो उसके लिए मार्क्स असाइन होते हैं। तो सारा कुछ है इसमें तो। ये दो तो मुझे समझ आ गया कि परफॉर्मेंस वाला और हाइपोथेसिस वाला। हाँ ये जी, पहले वाला क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेफिनेशन। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, इसको ना पूरा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट। एक मिनट देना आपको बस। ठीक है, आज ज्यादा का खत्म कर ही देते हैं, थोड़ी देर और लगा देते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट पार्ट पे यहाँ बस असाइनमेंट वगैरह डिस्कशन भी बचा है, है। क्योंकि कंटेंट वाइज सब कुछ खत्म हो चुका है।
ठीक है। अब बस मेरा काम करना पड़ेगा प्रैक्टिस वाला। ठीक है। सो ये आपका ना बिजनेस एक रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट वगैरह से आपका डिसीजन होगा, कुछ इस तरीके का साउंड करते हैं। ठीक है। यू हैव बीन हायर्ड एज अ बिजनेस एनालिटिक्स फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग ई-कॉमर्स सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। अपने में देख लो, मैं रीड आउट कर लेता हूँ, है ना। फॉर अ rapidly growing e-commerce subscription platform, the leadership team had noticed a gradual decline in customer retention over the last 3 quarters. मतलब हमारा कस्टमर रिटेंशन कम गिर हो रहा गया। है ठीक पिछले है। 3 क्वार्टर से। ठीक ठीक है। Alongside increasing customer acquisition cost. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये बिजनेस के टर्म्स है, ये पता है आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट से कुछ प्राइस का मुझे लग रहा है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली ये होती है कि लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स हूँ, ठीक है, मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन बेचना है। ठीक है। मैंने अपना सब्सक्रिप्शन जो प्राइस कर रखा है वो कर रखा है लेट्स से 300 रुपए पे। ठीक है, 300 पर मंथ। ठीक है। अब मेरे को एक कस्टमर से वो खरीदवाने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मार्केटिंग पे, डिस्काउंट्स पे एंड एवरीथिंग पे, वो होती है मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है। तो नेटफ्लिक्स की अगर मैं अभी जैसे नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था तो उसकी कुछ 1500 रुपए चल रही है। उसको एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ऑलमोस्ट 1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। 1500 रुपए उसको एक कस्टमर को लाने में लग रहे हैं, कस्टमर आके पे कर रहा है 300 रुपए। तो वही तो उसका है ना कि उसको 3 से 4 महीने, 3 से 4 जितना भी बनेगा ये 5 महीने एटलीस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे रोक के रखना है उसे, कस्टमर को। हाँ, ताकि उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कंप्लीट हो। और रोक के कैसे रखते हैं? रोक के रखे, अच्छे शोज बनाए एंड एवरीथिंग करे, सर्विस अच्छी दी। एंटरटेनमेंट वगैरह ठीक है, समझ गई। ठीक है, दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अभी तो हमारे पास ऐसे भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, जैसे एयरटेल एक्सट्रीम है जिसका सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको उस पे सब कुछ ही मिल जाता है, नेटफ्लिक्स भी है, जी टीवी 5 एंड ऑल। तो फिर वो लोग स्पेसिफिक नेटफ्लिक्स को लेंगे फिर। द पॉइंट इज कि ये भी तो नेटफ्लिक्स का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का ही पार्ट हुआ ना। हाँ, बात समझ रहे हो आप मेरी? समझ गई। तो जैसे नेटफ्लिक्स एक अलग प्लेटफॉर्म अपना सेपरेट भी चल रहा है और वो एयरटेल एक्सट्रीम पे भी है। एयरटेल पे नेटफ्लिक्स डायरेक्टली नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते एयरटेल एक्सट्रीम पे नेटफ्लिक्स है। जो आप बोल रहे हो उसका मतलब होगा कि नेटफ्लिक्स के शोज आपको एयरटेल एक्सट्रीम पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम के थ्रू नेटफ्लिक्स को विजिट कर रहे हो ना, तो एक्चुअली आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो नेटफ्लिक्स का ही यूज कर रहे हो, आपने सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपने एयरटेल एक्सट्रीम यूज किया। तो एयरटेल एक्सट्रीम कुछ पे करेगा ऑब्वियसली, नेटफ्लिक्स को पे करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो वहां से भी इसका फिर निकल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है एक्विजिशन कॉस्ट। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। इनकी भाई अलोंगसाइड इंक्रीजिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कि भाई कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है। Your objective is to document the requirements, plan the agile execution, analyze the customer lifecycle data, and prescribe data-driven strategies to improve overall customer lifetime value. Customer lifetime value पता है क्या होती है? नहीं। एक कस्टमर उसकी पहली पेमेंट से आखिरी पेमेंट तक मेरे को कितना पैसा दे के जा रहा है। समझ गई। ठीक है। ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वो होती है, जैसे अगर मैं जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गेमिंग इंडस्ट्री तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो ना बहुत ज्यादा डिफाइंड है। यूजुअली अगर मैं नेटफ्लिक्स वगैरह की बात करूँ तो भाई किसी पर्सन ने 2-3 महीने यूज कर लिया, फिर 5-6 महीने नहीं किया, फिर 2-3 महीने कर लिया, तो उसकी लाइफ टाइम कैसे निकाले? गेमिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, गेमिंग के अंदर ना ज्यादातर आपका कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है। तो व्हेनेवर पर्सन इज कमिंग बाइंग योर गेम, तो पूरी खेलने के लिए परचेज कर रहा है। आधी खेल के हाँ, जब वो पैसा लगा रहा है तो पूरी खेलने के लिए परचेज कर रहा है। तो भाई उसने जब गेम स्टार्ट करी और जब गेम एंड करी उसके बीच में उसने कितना खर्चा किया, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है। जब माइक्रो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसने कुछ गुडीज खरीदे, कुछ मर्च खरीदे, कुछ भी किया, सब कुछ कलेक्टिवली। ठीक है। तो अब सबसे पहले फेज 1 आया, बिजनेस प्रॉब्लम फॉर्मिंग। ठीक है, ये भाई आपको प्रॉब्लम फॉर्म करनी है। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है कि भाई व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है। अगर आप ऊपर देखो उसी में जो आपका सिनेरियो है उसी में से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाती है। ठीक है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज योर ऑब्जेक्टिव इज टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट प्लान एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वी हैव टू इंप्रूव ओवरऑल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है। दिस योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करोगे कि आप सेल्स को देखोगे, आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, जितने भी होते हैं वैल्यूज वगैरह, इन सब के हिसाब से आपको देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर ली या नहीं कर पाए, उसको जज करने के लिए कौन से नंबर्स यूज करोगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस केस में हमें दो चीजों पे फोकस करना है।
एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रही है हम्म, तो उसको मैं मॉनिटर करूंगा, हम्म, और एक मेरे पास कस्टमर रिटेंशन कम हो रहा है तो मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम्स है मेरे पास। कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हम्म। ठीक है। देखो ये सारी जो चीजें निकल रही हैं सारी ऊपर वाले सिनेरियो में से निकल रही हैं, हम्म, और जब आप एक्चुअली एज अ बीए कहीं पे वर्क कर रहे हो तो इस तरीके से सिनेरियो लिखा नहीं मिलेगा। हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। ठीक तो है, वहां से आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला, कैसे आपको चीजें निकालनी है। समझ गई। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस जनरेशन। हम्म, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हो, आप डेटा वगैरह को देख के यूजर के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके सब कुछ करके हम्म, आप देखते हो कि भाई आप क्या आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या हो सकता है, ठीक तो है। आप वो हाइपोथेसिस बनाते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, कस्टमर्स हु एक्सपीरियंस शिपिंग डिलेज फॉर मोर देन 3 days आर 40% मोर लाइकली टू चर्न। चर्न का मतलब पता है? हाँ, छोड़ना। छोड़ देना। हाँ, कि प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहे हैं कि आपने हाइपोथेसिस फॉर्म करी डेटा वगैरह को देख के कि भाई अगर 3 दिन से ज्यादा डिले आ जाता है शिपिंग में तो 40% कस्टमर्स प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं, समझ गई। तो इससे कस्टमर रिटेंशन कम होएगा और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी, हम्म, है ना। हम्म, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट आ जाती है। सबसे पहले आता है आपको स्टेक होल्डर मैपिंग। स्टेक होल्डर मैपिंग का मतलब होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। फाउंडर, को फाउंडर, कौन पैसा लगा रहा है, किसको रिपोर्ट करना है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको बीआरडी और एफआरडी बनाने होते हैं। ठीक है। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप बनाओगे पहले, और ये तो असाइनमेंट है चलो, बट एग्जैक्टली क्या होता है, जब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओगे जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके पास जाता है, अप्रूवल आता है, फिर एफआरडी बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्साइल एग्जीक्यूशन एंड जीरा वर्कफ्लो, कि भाई जो आपने एफआरडी बनाया उसको पूरा का पूरा उठा के जीरा के अंदर ट्रांसलेट कर दोगे। ठीक आप देखोगे एफआरडी और जीरा के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, कौन से टास्क होने हैं, फ्लो क्या है, सब कुछ एफआरडी के अंदर भी मेंशन करते हो, उस जीरा के अंदर भी वर्क करोगे। ठीक है, ठीक है। तो उसको आपको एपिक्स एंड यूजर स्टोरीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना है हर एक टास्क का, एंड उसके बाद जीरा बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन की भाई कौन सा टू डू में है, कौन सा क्या है, वो सब मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन एंड प्रिपरेशन होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एसक्यूएल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल मतलब इतना ज्यादा नहीं आएगा, यूजुअली आपको एक्सेल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे डेटा एक्विजिशन है, आपको कहीं से भी लेना पड़ सकता है डेटा। ठीक है, तो या हाँ इसमें बेसिकली ये वाला पार्ट आ जाता है कि ठीक है आपके पास अब सारा कुछ आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको देखो मेन जो पर्सन है वो आप हो, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। हाँ, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि डेटा वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, एनालिसिस तो करना है। तो जो डेटा एनालिसिस में आप सीखते हो वो वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आता है आपका डेटा एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन वाले पार्ट में। ठीक है, है ना। हम्म, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा लिया हमने, बिल्कुल, क्लीनिंग स्ट्रेटजी, कैसे क्लीन करना है, नल वैल्यूज हटानी, डुप्लीकेट्स हटाना, वो सब डुप्लीकेट सॉर्ट एंड ऑल। ठीक है। फीचर फीचर इंजीनियरिंग। इसका क्या रोल है? फीचर इंजीनियरिंग बताया था जब आपको एक्सेल करा था तब भी बताया था, एसक्यूएल का टाइम भी बताया था, पावर बीआई का टाइम भी बताया था। एग्जांपल दिया भी हो। या तो मुझे याद है। देखो फीचर इंजीनियरिंग बेसिक मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड सारा बनाते हैं हाँ, वो सारा फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। कि ओके, ऐसे कॉलम्स बनाना जो कि मेरे डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ, बट दैट इज कैलकुलेटेड, कि कैलकुलेटेबल है वो। समझ गई। तो जो हम फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेट करके कॉलम्स बनाते हैं वो फीचर इंजीनियरिंग में आता है उस क्या? प्रोसेस को हम फीचर इंजीनियरिंग कहते फीचर हैं। इंजीनियरिंग कहते हैं किसी भी कॉलम पे फॉर्मूला लगा के कोई कोई नया भी फॉर्मूला, न्यू वैल्यू एक्सट्रैक्ट बिल्कुल करना। एग्जैक्टली अगर आप इसमें देखो ना तो बिजनेस एनालिटिक्स में हर एक कॉलम को एक फीचर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप हर एक कॉलम से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, हाँ, राइट। हाँ, एंड फीचर इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि आप एक फीचर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मतलब एक कॉलम बिल्ड कर रहे हो बेसिकली। समझ गई। क्या बिल्ड कैसे करोगे? कैलकुलेशन के बेसिस पे, कैलकुलेशन के तो दैट इज फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया होगा, एवरेज डेज बिटवीन परचेजेस, आपको परचेज की डेट्स होंगी, आप माइनस कर करके उसमें एवरेज डेट निकालोगे कि भाई कस्टमर ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद परचेज कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बिजनेस स्ट्रेटजी। एंड बिजनेस स्ट्रेटजी आता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी रिकमेंडेशन वाला पार्ट आता है, assume your data analysis review the high shipping cost or small orders is the primary driver for churn। ठीक है, so propose to actionable business intervention to it। हाँ, अब कि आपने फाइंड आउट कर लिया
अब आपको क्या लगता है जितनी आपने फंडिंग करी उससे आपका जो आपका ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि सारा काम आपने किया है। तो क्या स्ट्रेटेजिक इसका आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि भाई हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। के लास्ट में आता है एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो आपने चेंजेस करे, एबी टेस्टिंग जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, हाइपोथेसिस बनाई, हाँ, एबी टेस्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। ठीक है, और लास्ट में आ गई एग्जीक्यूटिव। टेस्टिंग में पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव समरी, और फेल हो गया तो भी एग्जीक्यूटिव समरी तो बना के देनी पड़ेगी। ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट वर्क्स। एक बिजनेस आर्टिकल स्टार्टिंग से लेके एंड एंडिंग तक तक का है कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है अपनी हाँ जी। रिक्वायरमेंट लेके तो हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो। अब ये रिक्वायरमेंट ना जरूरी नहीं है कि क्लाइंट की हो, एक बिजनेस जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो तो उस कंपनी का खुद की भी हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है। इससे सर ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, ये करने वाली चीजें हैं। कैसे मतलब किस डेटा पे करूंगी मैं या डेटा कैसे। वगैरह इसके लिए कुछ नहीं है, आपको मतलब बेसिकली फ्लो आप देख लो कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड कर लो, केपीआई क्या हो सकती है, डेटा इसमें एम्बिशन लेके चलो ज्यादा चीजें ना। हाँ कि भाई केपीआई मैंने ये assume कर लिया, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हाइपोथेसिस जनरेट कर लो, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मैं बैठ के पढ़ूंगी तभी समझ ये में बेसिकली आप एक पेन पर लेके बैठोगे उस पर आराम से लिखते लिखते आराम से चीजें कर सकते हो। समझ गई। इसका प्रॉपर तो तैयार करके तो नहीं भेजना है ना नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं, आपको? कुछ मेरे को तो कुछ भी सबमिट नहीं करना, आपको भी एग्जैक्टली कुछ तैयार नहीं करना। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे पे डालना चाहते हो देन आपको प्रॉपर एक डेटा सेट का जुगाड़ करना पड़ेगा, उस पे एसक्यूएल सेक्शन जो डैशबोर्डिंग वगैरह होती है वो सब करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको जीरा के अंदर इसको आपने किस किस तरीके से इंप्लीमेंट किया सब कुछ वो डालना पड़ेगा। हो जाएगा सर, हाँ तो मैं डालूंगी इसको, ये वाला पार्ट है कि इसको एज अ प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। अपना समझ ले के नहीं करूंगी। हाँ ये बेसिकली एक एंड टू एंड पाइपलाइन है, मैं आपको दी हुई है इसलिए कि आप जब जॉब पे जाओगे तो ये शुरुआत से लेके एंड तक आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। समझ गई। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है। जरूरी नहीं है यही हो, इसमें से कुछ हो भी सकते हैं, कई सारे हट भी सकते हैं, कई सारे और भी आ सकते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। सर प्रोजेक्ट में मैंने डेमो वाला मेंशन किया है, जो डेमोग्राफिक पे हमने काम किया था। अभी जो आपने एक्सेल का दिया है याद नहीं है मैंने लास्ट कौन सा भेजा था आपको। जैसे हमने सुपर स्टोर पे भी बनाया है प्रोजेक्ट, कर सुपर सकते स्टोर हो में ना mention कर सकते आराम हैं। से। देखो जिस भी डेटा सेट का आपने एक डैशबोर्ड बनाया है दैट इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, समझ गई। ठीक है। आप अगर किसी भी डेटा सेट पे एक डैशबोर्ड बना दो तो आप उसको अपने रिज्यूमे पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सुपर स्टोर डेमोग्राफिक पे इतना किया है तो थोड़ा आप सा easy हो कोई जाएगा। भी रैंडम डेटा उठा के उस पर अगर आप डैशबोर्ड बना पाते हो अच्छे से तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। मैंने टाइटल से एक डेटा सेट डाउनलोड किया था, किया नहीं है वो एक अच्छा अलग अच्छा बात है, लेकिन डाउनलोड करके रखा हुआ है हाँ उसको। तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने आपको भेज दिया चाहिए, इनको गो थ्रू जरूर कर लेना, प्रॉपरली रीड जरूर कर लेना, ठीक है। ठीक है। कल एंड टेस्ट है सुबह 10 से 12। 10 से 12 और शाम को फिर क्लास रख के क्या ही करेंगे जब कंप्लीट ही हो गया हमारा, देख लेता हूँ एक बार। देखो कुछ बचा तो नहीं है, आधा अपने घर पे रिवीजन कर लूंगी। वही तो कि बेफालतू में तो बुलाने का पॉइंट ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, जेल हो गए, स्क्रम बता दिया था, इवेंट्स दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात हो गई, स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है बता दिया था, जीरा को दिखा दिया आपको जीरा कैसे वर्क करता है। हाँ वो सब बीआईडी एग्जीक्यूटिव समरी। अभी अब आगे है, स्टोरी मैपिंग हो गई, प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं वो सब हो गई, ठीक है। एलिसिटेशन टेक्निक्स पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, ठीक है। एंड प्रोसेस मॉडलिंग में भी बात कर ली थी, एक प्रोसेस को बिल्ड कैसे करना है, जो वर्कफ्लोज वगैरह वाला पार्ट होता है वो, ठीक है। स्प्रिंट के बारे में हमने बात कर ली, स्प्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एजाइल मैट्रिसेस जो केपीआई वगैरह होते हैं वो सब के बारे में बात कर ली। और रिलीज प्लानिंग बेसिकली कि आप जब ये सब कुछ कर लेते हो तो इस पूरे कंसेप्ट को हम रिलीज करते हैं, तो किस तरीके से रिलीज करना है वाला पार्ट, कि जो मैंने बताया नहीं था शुरुआत में ही, ये सबसे पहले आप प्रोटोटाइप भेजते हो, वो चेंजेस आते हैं, फिर प्रोटोटाइप भेजते हो, फिर चेंजेस आते हैं, जब वो फाइनलाइज कर देते हैं फिर आप उसको फाइनल प्रोडक्ट देते हो, दैट इज बेसिकली रिलीज प्लानिंग, ठीक है। एंड हाँ उसके बाद एक आपके पास ना क्यूए कोलैबोरेशन का टॉपिक बच गया, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से वो है। तो क्यूए क्या होता है, क्यूए एक बेसिकली जॉब रोल है कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो जो भी आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना रहे हो, तो उसके साथ आपको ना बहुत मतलब आपका लगा लो मेक और ब्रेक वाली चीज कर सकता है वो क्यूए, ठीक है। हाँ एक डिजिग्नेशन है, बस सर एक एज अ क्यूए वर्क करते हैं, ठीक है। सो जो वो पर्सन है वो आपको जो आपका पूरा आप काम कर रहे हो उसको मेक या ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है
क्यूए बेसिकली करता क्या है कि वो ना जो भी काम हो रहा है उसकी क्वालिटी अप टू डेट है या नहीं है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी सेट कर रखे हैं, जो भी काम हो रहा है वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन का काम होता है उसका। समझ ठीक है, बेसिकली चेकिंग करना काम को। ठीक तो जितनी भी कंपनी में पोजीशन है उन सभी की चेकिंग करना उसका काम होता है। ठीक है। ठीक है, एंड तब भी बोला जाता है कि एक बिजनेस एनालिस्ट को क्यूए के साथ बहुत ज्यादा कोलैब करके रखना है, क्योंकि गेटिंग पॉइंट क्या है, अगर डेवलपर ने कुछ गलती करी है तो वो आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन से वर्क कर रहा है तो आपके ऊपर बात आएगी। अगर किसी मार्केटिंग के बंदे ने कोई गलती करी है, वो आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वहां पे आपके ऊपर बात आएगी। हाँ हाँ, बना के रखने वाला मतलब प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो हाँ डेफिनेटली बना के रखने वाला बात। बट अगर मैं थियोरेटिकली बताऊँ इस चीज को, तो क्यूए का जो कंप्लायंस वगैरह है वो सब आपको मतलब उससे बात करो कि हाँ क्या से कैसे कंपनी में वर्क होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, एवरीथिंग सब चीजों का ध्यान रखो। दैट इज जस्ट द पार्ट। वही बना के रखने वाली है मतलब प्रैक्टिकली मैंने बोला कि बना के रखने वाली बात है। पॉलिटिक्स तो हर कंपनी में बिल्कुल। चलता है, कहाँ नहीं चलता है, तो बना के रखना तो तो जरूरी है ही मेन है। काम आपका क्यूए वाला है, क्योंकि देखो अगर डेवलपर ने कुछ गलती की डेफिनेटली उसको बोला जाएगा, बट उसको उसी की गलती के लिए बोला जाएगा। मेरे को तो आपको उसकी डेवलपर, मार्केटर, कोई स्ट्रेटेजिस्ट है, कुछ भी है, हाँ, जितनों को भी आपने काम असाइन किया है, ठीक है, अगर आपने उनको गलत काम असाइन किया तो वो गलती काम करेंगे, फिर वो क्यूए आपके पास आएगा सीधा। करके मेरे पास ही हाँ, आएगा कि मेरी गलती है। वही। ठीक है। ये तो हाँ, मतलब इतना ज्यादा ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है उस वो पर्सन फिर से। काम करते करते आ ही जाएगा, आदत बन जाती है। वही, ठीक थोड़ा सा वही है कि ध्यान रखना होता है इन चीजों का। ठीक है। ठीक है, एंड एजाइल भी खत्म होता है, खत्म हो गया, चलो बिजनेस एनालिटिक्स आपका खत्म कवर हो कल गया। की क्लास अपनी जरूरत नहीं क्लास है, में रखते हैं क्लास सर, बिल्कुल ठीक है, कल खाली सुबह आऊंगी 10 से 10 से 12 12 टेस्ट के लिए। ठीक है, ओके, और रेज्यूमे पे जरूर काम कर लेना, एंड मेरे को सबमिट भी कर देना, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ मेरे को रेज्यूमे भी सबमिट करना होता है आगे ना। रेज्यूमे आपका हाँ, तो मैं आज ही चेंज करके भेज आज ही चेंज करके भेज देना, कल तक करके भेज देना, कल शाम तक करके भेज देना। ठीक है। ठीक है, योर चॉइस, ओके। चलो चलिए, आज के लिए इतना ही। हो गया, फिर डेफिनेशन हुआ। 12 मिनट ही फालतू लगे 1 घंटे से हमें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बिल्कुल।